आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स इसके बारे में जानेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पहले हम जानेंगे। ये जो रेडिएशंस हैं, जो किसी ब्लैक बॉडी के द्वारा एमिट की गई रेडिएशंस होती हैं, ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देती हैं, जिसके अंदर ये देखा गया है कि जो रेडिएशंस की इंटेंसिटी है वो स्पेक्ट्रम के अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग होती है। अर्थात पूरे स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशंस की इंटेंसिटी है वो एक जैसी नहीं होती है। तो स्पेक्ट्रम के अलग अलग भागों में रेडिएशंस की इंटेंसिटी अलग अलग पाई जाती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो लॉ है, या जिसे हम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, उससे हमें एक रिलेशन मिलता है रेडिएशंस की इंटेंसिटी और रेडिएशंस की वेवलेंथ में। तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ कहलाता है। नीचे जो एक फिगर दिया गया है, फिगर 1, उसमें दिखाया गया है स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशंस emitted by a black body at different temperatures। इस फिगर में कर्व्स दिखाए गए हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशंस के, जो कि कोई ब्लैक बॉडी के द्वारा रेडिएशंस एमिट की गई हैं, उनके स्पेक्ट्रल कर्व्स हैं और अलग अलग तापमान पर हैं। इनको जब हम स्टडी करते हैं इन कर्व्स की, तो इनसे हमें कुछ परिणाम मिलते हैं। और वो परिणाम क्या हैं? पहले हम इस फिगर में देखें कि इसमें हमें 4 कर्व यहाँ पे दिख रहे हैं। एक 998 केल्विन पर है, दूसरा 1256 केल्विन पर है, तीसरा 1449 केल्विन पर है और चौथा 1646 केल्विन पर है। तो अलग अलग 4 भिन्न तापमानों पर स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वेवलेंथ के साथ में ई लैम्डा की जो वेरिएशन है, उससे ये हमें कर्व्स प्राप्त हुए हैं। इन कर्व्स को जब हम देखते हैं तो उनसे जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, उसमें सबसे पहला रिजल्ट हमारा कि कोई भी अगर हमें गिवन तापमान है, तो किसी गिवन तापमान पे अगर हम किसी एक कर्व को यहाँ पर कंसीडर करें, तो किसी भी कर्व को एक कर्व को कंसीडर कर लीजिए और ये देखिए कि किसी गिवन तापमान पे जो ई लैम्डा की वैल्यू है वह पहले बढ़ रही है जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है। उसके बाद में ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाती है और उस मैक्सिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हम लैम्डा m कह सकते हैं, जिस पर कि ई लैम्डा की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। लेकिन उसके बाद जब हम वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं तो ई लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो पहला रिजल्ट तो ये हमें यहाँ से दिखाई देता है। दूसरा, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो जो रेडिएशन एनर्जी है ई लैम्डा, वो इंक्रीज हो जाती है हर वेवलेंथ की हर वैल्यू के लिए। अब आप ये देखिए, जैसे कि पहला कर्व हमें मिला 998 केल्विन पर, तो अगर हम टेम्परेचर को 1256 केल्विन करते हैं तो हर वेवलेंथ पर अब जो हमें ई लैम्डा की वैल्यू मिल रही है वो पहले की तुलना में बहुत अधिक है। तो इसलिए तापमान बढ़ने पर ई लैम्डा की वैल्यू हर वेवलेंथ के लिए बढ़ जाती है। तीसरा रिजल्ट यहाँ से हमें मिल रहा है कि जो मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी है ई लैम्डा m, और
उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ जिसको कि हम लैम्डा एम कह रहे हैं, तो ये जो वेवलेंथ लैम्डा एम है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर टी। यानी वो वेवलेंथ जिस पर हमें मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी मिलती है वह उस पर्टिकुलर तापमान जिसके लिए वो कर्व हमने लिया है उस पर्टिकुलर तापमान के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू स्मॉल बी दैट इज सम कांस्टेंट, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट होती है। और इसमें हम ये पाते हैं कि जब तापमान बढ़ता है तो जो मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी की जो जिस वेवलेंथ पर हमें मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी मिल रही थी वह घटती है, और इसी को वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बी की वैल्यू 0.293 सेंटीमीटर केल्विन होती है। तो ये फिगर से हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो लैम्डा एम की जो वैल्यूज़ हैं, फिगर में हम देखें कि जो लैम्डा एम की वैल्यूज़ हैं, आप ये देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू, ये यहाँ जो आपको लैम्डा एम की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, राइट। इस तरह से जब आप इस वाले कर्व में देख रहे हैं तो इस कर्व के लिए जो लैम्डा एम है वो आपका, और फिर आप इस पर देखिए तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जिस वेवलेंथ पर हमें मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी ई लैम्डा की हमें वैल्यू मिल रही है वो तापमान के साथ घट रही है। आप देखिए पहले कर्व में यहाँ पर वैल्यू है, दूसरे कर्व में यहाँ पर आपको मिल रही है, थर्ड में यहाँ मिल रही है, फोर्थ में यहाँ मिल रही है। तो लैम्डा एम की वैल्यू घट रही है। तो ये हम यहाँ से बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। फोर्थ रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है कि अकॉर्डिंग टू वेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स the energy of radiation emitted by the black body in between lambda and lambda plus d lambda is given by Wien radiation law. So classical thermodynamics के बेस पे वेन ने ये बताया है कि जो एनर्जी है रेडिएशन की ब्लैक बॉडी के द्वारा जो एमिट की गई है और जिसकी की वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में है, तो वह वेन रेडिएशन लॉ के द्वारा बताई जाती है। और ये होती है ई लैम्डा डी लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ए डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज टू पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी डी लैम्डा, और इसको हम लिख सकते हैं ए लैम्डा रेज टू पावर -5 एक्सपोनेंशियल माइनस बी ओवर के टी डी लैम्डा। ये जो लॉ है जिसको कि हम वेन रेडिएशन लॉ कह रहे हैं, ये सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ्स की रेडिएशंस के लिए ही वैलिड है। यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो वेन रेडिएशन लॉ है ये सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ्स के लिए ही वैलिड होता है और वैलिड पाया जाता है। तो पांचवा जो रिजल्ट है हमारा वो ये है कि जो रेले जीन है उन्होंने रेले जीन लॉ दिया है फॉर रेडिएशंस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स, और लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी ओवर लैम्डा रेज टू पावर 4 डी लैम्डा। ये रेले जीन लॉ कहलाता है और ये लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए ही वैलिड होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहाँ फेल हो रही है। तो जो हमने ये देखा कि जो वेन लॉ है वो सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ्स के लिए वैलिड है,
और हायर टेम्परेचर और लॉन्ग वेवलेंथ्स पर वेन लॉ जो है वो ये जो हमें कर्व मिल रहे हैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के जो कर्व हमें प्राप्त हो रहे हैं उनको वेन लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसी तरीके से जब हम रेले जीन लॉ को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि रेले जीन लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को जो लॉन्ग वेवलेंथ्स पर जो हमें कर्व मिल रहे हैं उनको आराम से एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन ये जो कर्व्स है इनका जो नेचर है शॉर्ट वेवलेंथ्स पे उनको रेले जीन लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दैट मीन्स कि वेन्स लॉ शॉर्ट वेवलेंथ्स पर ही वैलिड है, वो लॉन्गर वेवलेंथ्स पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और रेले जीन्स लॉ लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए वैलिड है, वो शॉर्ट वेवलेंथ्स पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और इस फेलियर को एक नाम दिया जाता है और जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। दिस इज नोन एज, इसको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। तो ये जो फेलियर है ये फेलियर है क्लासिकल फिजिक्स की वजह से, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज द फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्लासिकल फिजिक्स नोन एज अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। तो क्लासिकल फिजिक्स और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो इसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे।